हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपका जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो मैं सबसे पहला चैप्टर आपको केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट कराऊंगा, वो इसीलिए क्योंकि देखिए केमिकल बॉन्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखेंगे किसी भी एग्ज़ाम में आपको 4 to 5 मार्क्स का चैप्टर मिल जाएगा, अगर आप नीट लेवल की बात करें और चाहे आप नेट लेवल की बात करें, दोनों में ही ये चैप्टर आपको 4 to 10 मार्क्स के बीच में मिल सकता है। तो यानी 4 मार्क्स मिनिमम आपके आते ही हैं और 10 मार्क्स तक का भी इससे चैप्टर से आता है और इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कवर करें और अच्छे से जितने भी सवाल इसके रिगार्डिंग आए हुए हैं इन एग्ज़ाम में उन्हें भी समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा केमिकल बॉन्डिंग में क्या है कि आपको ये बताया गया चैप्टर में कि बॉन्ड बनते कैसे हैं। मतलब बॉन्ड दो एटम है, आपको पता है। लेटर सपोज एक एटम ए है और एक एटम बी है। तो केमिकल बॉन्डिंग में यही बात की गई है बॉन्ड की कि इन केमिकल्स के बीच में या इन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड कैसे बनाए। तो इसी के बारे में जो बात की गई है वही है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो कैसे बॉन्ड बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बात की है। बाकी बॉन्ड होता क्या है, जनरल केस में बॉन्ड होता है फोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं आप। तो मैं फोर्स बोल रहा हूँ बस यहाँ पे, तो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लीजिए बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वट एवर जो भी दो चीज़ों को जोड़ते हैं आप वो लगा सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल, ये जो भी फोर्स है उसी बॉन्ड को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब आते हैं चैप्टर पे, मेन मुद्दे पे। मैं क्योंकि चैप्टर शॉर्ट में पढ़ाऊँगा, टाइम बहुत कम है, तो सिंपल चीज़ें पढ़ाता हूँ और ऐसी चीज़ें पढ़ाता हूँ जो सीधा एग्ज़ाम में आती है और जो डायरेक्ट जिससे आपके क्वेश्चन निकल पाएँ। तो अब देखिए वैसे तो बॉन्ड भी आपको पता है, बॉन्ड कई प्रकार के हैं। सिंपल सिंपल मैं पहले बता दूं, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड, इसे ही आप आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं। और तीसरा है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अगर आप कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, देखिए कोवलेंट बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय टू एटम्स बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन। यानी देखो ये एटम, मानो बी कोई एटम है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ए कोई एटम है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी जहाँ पे बॉन्ड दो एटम्स या दो से अधिक एटम की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी यहाँ पे शेयरिंग दोनों की होती है, बराबर होती है। लेट अस सपोज एग्जांपल है एच टू मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पता है एक होती है, दूसरा हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है। अब इन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी अपना शेल पूरा करने के लिए दो चाहिए, तो इन्होंने क्या करा, आपस में बॉन्ड बना लिया। तो यानी अब इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, जो इसने एक अपना शेयर किया, एक लिया, और इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यानी ये जो बॉन्ड है यहाँ पे है कोवलेंट बॉन्ड। तो यानी जब बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएं आपस में और तो उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब मैं आपको बताऊं कोवलेंट बॉन्ड का, अगर सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं इस तरीके से, लेटर सपोज आपका कोई फ्रेंड है ए और दूसरा कोई लेटर सपोज आपका कोई फ्रेंड है ए और दूसरा कोई फ्रेंड है बी। तो ये इसका अपना टिफ़िन है, ये अपना टिफ़िन लाया है, लंच का टाइम हो गया है, और दूसरा आपका अपने पास अपना टिफ़िन है। तो जब आप ये दोनों टिफ़िन मिलके खाएंगे, यानी वो अपना टिफ़िन शेयर करेगा और आप अपना टिफ़िन शेयर करेंगे, तो इस बॉन्ड को ही कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो आयनिक बॉन्ड में होता है दो एटम होते हैं, जिसमें एक एक एटम इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है। तो यानी द बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से जो बॉन्ड बनते हैं वो आयनिक बॉन्ड है। इसमें आप एग्जांपल मानिए, लेट अस सपोज ए है, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन था और ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और पॉजिटिव चार्ज अपने पास रख लिया। और मानो बी है और बी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, प्लस कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर लिया और अपने पास नेगेटिव चार्ज रख लिया। तो इन दोनों को मिला के जो भी बॉन्ड बना है ए प्लस बी नेगेटिव, ये आपका आयनिक बॉन्ड है। तो यानी जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बने उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, तो लेटर सपोज आपका कोई ये फ्रेंड है, वो लाया है टिफ़िन, और आपका बी फ्रेंड है, वो टिफ़िन नहीं लाया है, तो इसमें कुछ भी टिफ़िन नहीं है। तो ये टिफ़िन जब आप इसको दे देते हैं खाने के लिए और ख़ुद नहीं खाते हैं,
तो ये हो जाता है आपका आयनिक बॉन्ड। यानी जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उनको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं उन्हें कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। लास्ट में आपको समझा देता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे एटम के साथ शेयर करता है पर ट्रांसफ़र नहीं करता है। देखो यानी शेयर तो किए पर ट्रांसफ़र नहीं किया। अगर देखो ट्रांसफ़र कर देता तो क्या बन जाता, आयनिक बॉन्ड। अच्छा दूसरा कुछ नहीं कर रहा है फिर, तो जैसे मानो इसके पास खाली ऑर्बिटल है, इस पर ये शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे ये शेयर हुआ है सिर्फ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, शेयर हुआ है। और ये ऐसा इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ए ने बी को ट्रांसफ़र मारा ऐसे, तो शेयर कर रहा है ए पर एक तरफा शेयर। तो इसे इसका एग्जांपल अगर आप एक तरफा प्यार मान लीजिए, मतलब आप एक तरफा हेल्प कर रहे हैं, आपका कोई ऐसा एक दोस्त हो सकता है ए जो आपकी हेल्प करता हो पर बदले में आप उसकी हेल्प ना करते हो। तो जो भी उसके पास चीज़ें हो, जैसे टिफ़िन हो, तो उसने आपको ट्रांसफ़र नहीं दिया है, टिफ़िन आपको खिलाने को दिया है बस, मतलब खाने को दिया है, यानी एक टिफ़िन ही है वो आपके साथ शेयर कर रहा है। पर ये नहीं कहा कि पूरा टिफ़िन आप ले लो, जैसे ऊपर था पूरा टिफ़िन इसको दे दिया गया और यहाँ पे था टिफ़िन शेयर किया गया, पर उसके पास भी टिफ़िन था, पर आपके पास टिफ़िन नहीं है, सिर्फ एक के पास टिफ़िन है और उसने इसके साथ शेयर किया है। इसका एग्जाम्पल बताऊँ तो जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास है लोन पेयर और इसके पास आया H+ पॉजिटिव, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो उसने कहा लो मेरे इलेक्ट्रॉन आप ले लो, यानी शेयर कर दिए, तो ये बन गया NH4 पॉजिटिव। और कहीं कहीं केस में ऐसे भी दिखाया होता है NH3 ने H+ को इलेक्ट्रॉन दिए। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो ये 3 टाइप के बॉन्ड हैं जो आपको केमिकल बॉन्डिंग में देखने को मिलेंगे। तो बाकी ये बहुत ही बेसिक था, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। मैं आपको रियल बताऊं तो क्वेश्चन आएंगे आपके अगले स्ट्रक्चर से और शेप से। तो ये बहुत बेसिक्स था कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते क्या हैं, बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, बॉन्ड किस टाइप के फॉर्म हो सकते हैं। तो 3 टाइप के बॉन्ड जनरली हम पढ़ते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बाय वन साइड ओनली। स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं एलिमेंट के, आप कैसे बताएंगे किसकी क्या शेप है, किसकी क्या स्ट्रक्चर है, तो हम स्ट्रक्चर एंड शेप पे आ जाते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रक्चर एंड शेप। और इसी से ही सारे सब क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर केसेस में। मतलब अगर आपके पास मानो कहीं 20 मार्क्स की केमिकल बॉन्डिंग आ जाए ना, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन या 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ शेप्स और आपके हाइब्रिडाइजेशन से ही आते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, शेप क्या होती है, हम इसको पढ़ेंगे और कैसे बनते हैं वो भी हम देखेंगे। तो देखिए बात करेंगे स्ट्रक्चर शेप की, तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर आप विस्पर थ्योरी की तरफ जाएं, यानी विस्पर थ्योरी की बात माने, तो विस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म होती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो विस्पर थ्योरी की अगर आप बात माने तो विस्पर थ्योरी कहती है कोई भी ज्योमेट्री, तो विस्पर थ्योरी कहती है कि कोई भी ज्योमेट्री आपकी इसीलिए फॉर्म हो रही है, मतलब कोई भी ज्योमेट्री आपकी इस तरीके से फॉर्म होगी एटम के बीच में जिससे उन पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी आए और लीस्ट रिपल्सन आए। तो बात वही है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी तभी आएगी जब रिपल्सन लीस्ट आएगा। अब तो देखिए रिपल्सन अब किस किस टाइप के हो सकते हैं ये भी बताया गया है आपके विस्पर थ्योरी में। एक तो ये कि लोन पेयर रिपल्सन। देखो मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जल्दी सीख सकें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उस पर हम ज़्यादा आ सकें जल्दी, और जिनसे सवाल आते हैं या जिनसे नंबर बनेंगे वो हम कर सकें। तो देखिए सबसे बड़ा रिपल्सन जो बताया गया वो लोन पेयर बताया गया। दूसरा बताया गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बताया गया बॉन्ड पेयर। इस टाइप के रिपल्सन बताए गए। तो ये LP का मतलब है लोन पेयर और यहाँ पे BP का मतलब है बॉन्ड पेयर। अब शॉर्टकट पे आते हैं डायरेक्ट। तो मैं आपको बताऊं, ये शॉर्टकट में हाइब्रिडाइजेशन से जोड़ के बता देता हूँ आपको। हाइब्रिडाइजेशन जबकि बाद में आती है, पर हाइब्रिडाइजेशन से जोड़ के मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट, ताकि आपके हाइब्रिडाइजेशन भी अभी आप सीख जाएं और हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है उसके बाद मैं आपको समझा दूँगा। तो देखिए अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइज है तो स्ट्रक्चर आपका बनेगा लीनियर। और लीनियर के एग्जाम्पल में अगर आपको बताना चाहूँ तो है BeCl2 CO2 SO2 एसेट्रा। अब बात करते हैं आप कैसे पता चलेगा कि लीनियर ही बनाना है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखिए इसका शॉर्टकट ये है
कि आपको बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए सेंट्रल एटम की। जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम बी है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एस है। अब सेंट्रल एटम कौन होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेरिजन टू दूसरे वाले। जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सी पी के मुकाबले, ऑक्सीजन की कार्बन की ज़्यादा है, कार्बन के मुकाबले ज़्यादा है, और यार ऑक्सीजन की भी सल्फर के मुकाबले ज़्यादा है। तो देखिए बी आप लिखेंगे और बी का आपको पता है, तो यानी आप बी को सेंट्रल एटम मानेंगे और बी का आपको पता है कि बी का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। करके देख लेना। बी का एटॉमिक नंबर है आपका 4 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 2s2 बनेगी हाइब्रिडाइजेशन। और जो बाहर वाला होता है उसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी जो बाहर वाला सबसे शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन को वैलेंस कहते हैं। तो 2 2 हैं। तो अब क्लोरीन है इसके पास, तो कितने बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन से? 2 हैं, तो एक क्लोरीन से यहाँ से बना लेगा। आप ये भूल जाइए कि क्लोरीन में कितने होते हैं, 7 हैं मानो, भूल जाइए। आप बस ये सोचिए एक बॉन्ड इस वाले क्लोरीन के साथ बना लेगा और एक बॉन्ड इस वाले क्लोरीन के साथ बना लेगा। तो आप देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड गिनने, यानी यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया और यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गया। अब आपको पता है कि एस में जो शेल होता है वो 1 होता है, पी में कितने होते हैं? 3, और डी में कितने होते हैं आपके? 5। तो ये डी है, ये पी है और ये एस है। तो 2 बॉन्ड के लिए आप एक एस को काटेंगे एक पी को काटेंगे, तो कितना बन गया? एस पी हाइब्रिडाइजेशन। तो एस पी बन गया, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर है लीनियर। समझ गए आप? यानी आपको नंबर ऑफ बॉन्ड गिनने हैं, बॉन्ड में भी आपको पर्टिकुलर बॉन्ड गिनने हैं, वो मैं आपको बताया था। मतलब इसमें भी एक रूल है कि आपको डबल बॉन्ड को एक ही काउंट करना है। जैसे आपको मैं CO2 का दिखा दूँ। कार्बन है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं अगर आप गिनेंगे। 4 कैसे? कार्बन है 6 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p4। बाहर वाले शेल के, सॉरी 2p2, बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 हो गए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आप भूल जाइए, ऑक्सीजन के साथ यानी एक ऑक्सीजन के साथ 2 बनाए, क्योंकि ऑक्सीजन वैसे भी 2 ही बनाता है बॉन्ड। ये भी आप याद रखिएगा, हमेशा आपको 2 ही बनाता दिखेगा। क्यों बनाता है? क्योंकि इसे 8 पूरे करने, 6 ये रहे तो 2 बनाएगा तभी तो 8 होंगे, 6 ये रहे 2 बनाएगा तभी 8 होंगे। अब देखिए एक बॉन्ड इस साइड हो गया, यानी डबल बॉन्ड को आपको एक ही काउंट करना है, और यहाँ हो गया 2 बॉन्ड, तो ये फिर sp हो गया, तो sp हो गया, तो ये भी लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। बोलो तो ये भी एक लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। तो कहने का मतलब है इसमें रूल ये है कि आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर सबको एक ही काउंट करना है। आपको क्या करना है? एक ही काउंट करना है, और फिर टोटल नंबर ऑफ काउंट करके, टोटल नंबर ऑफ काउंट करके जो भी आपका लेटर सपोज नंबर आया उसको आप हाइब्रिडाइजेशन पे कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे माना आपको 4 आया, आपका 4 आया, इसे एस्टेरिक फैक्टर भी कहते हैं। तो जैसे मानिए S है, ये P है, ये D है, तो एक S के लिए 1 नंबर गया, 2 नंबर गया, 3 नंबर गया, 4 नंबर, यानी यहाँ S4 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3 आएगी। बोलो तो 4 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3 आएगी। अब sp3 के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है उसे हम बाद में बात करेंगे, पहले आप इतना देख लो कि आपको लीनियर का समझ नहीं आया कि नहीं। अब सेकंड है sp2। अब सेकंड है sp2। sp2 में जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। क्या बनता है? ट्राइगोनल प्लेनर। उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो ट्राइगोनल प्लेनर बनता है एक ही प्लेन में। तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर बनता है एक ही प्लेन में। अब इसका एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जांपल बहुत अच्छा है, BF3। अब आपको पता है एक बॉन्ड ये बना, 2 बॉन्ड ये बना, 3 बॉन्ड ये बना, तो कितना हुआ? sp2। तो sp2 के लिए जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे ट्राइगोनल प्लेनर, यानी बी बीच में रखेंगे, एफ को इधर रखेंगे, इस एफ को इधर रखेंगे, तो ये आपका बन गया BF3। तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे ही सेम केस है BBr3 के लिए। BBr3 के लिए आप यही करेंगे, आप एक बोरोन यहाँ रखेंगे, एक ब्रोमीन यहाँ रखेंगे, एक ब्रोमीन यहाँ रखेंगे, एक ब्रोमीन यहाँ रखेंगे, ये बन गया BF-Br3। अब देखिए यहाँ पे एंगल की भूमिका भी आती है कि एंगल कितना होता है बीच में, 120 होता है। बाकी ये एंगल कितना होगा, कैसे चेंज होगा, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी इतना आप समझ लीजिए किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं तीसरा बात करूँ तो तीसरा आपका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सॉरी, टेट्राहेड्रल में जो आपके मॉलिक्यूल होंगे वो इस तरीके से होंगे, एक होगा ऊपर, एक होगा नीचे, 3 होंगे नीचे, और नीचे भी क्या होंगे, ये अलग अलग उसमें होते हैं प्लेन में, पर अभी आप इतना ही मान लीजिए कि आपके 3 मॉलिक्यूल नीचे हैं और एक ऊपर है। तो आप देखिए इसमें क्या है, एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल आपका CH4 CCl4 एसेट्रा। फिर वही सेम कार्बन ले लीजिए, कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 4 हाइड्रोजन है, आप जोड़ लीजिए।
देखिए ये मैं बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनेगा, ये समझाने के लिए। आप कितने बॉन्ड बनाए कार्बन ने? 4, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 4। तो यानी कार्बन का स्ट्रक्चर रियल में कैसे बनेगा? एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, 3 हाइड्रोजन नीचे की साइड होंगे और टेट्राहेड्रल होगा। बाकी नीचे नहीं होते हैं, प्लेन 2 अलग प्लेन में होते हैं, एक अलग प्लेन में होता है, ये अलग प्लेन में होता है, यानी 2 सेम प्लेन में है, एक पीछे साइड है एक आगे साइड है। बाकी आप स्ट्रक्चर अभी के लिए ऐसे याद करें। sp3d ये है आपका ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। इसका स्ट्रक्चर है इस तरीके से। यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऊपर दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे पांचवा है, यहाँ पे छठा है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल है, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ PCl5 का, तो आपको पता है फॉस्फोरस में 5 होते हैं, तो मानिए 5 होते हैं वैलेंस, और 5 ही क्लोरीन है, मानो 5 से बॉन्ड बना दिया, तो कितने हो गए बॉन्ड? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो 5 के लिए यानी कैसे बनेगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, तो ये इस तरीके से बन गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसको TBPP कहते हैं, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d होगी। कैसे होगी sp3d? S का 1, P के 3 और D का 1। देखो S का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, इसलिए sp3d। ये D का 1, P के 3 और S का 1, तो sp3d। लास्ट है जो आपके सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत बार पूछा जाता है, वो है ऑक्टाहेड्रल sp3d2। ऑक्टाहेड्रल sp3d2। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर है इस तरीके से, मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मैंने सब सेम दिखा दिए, बाकी आप अलग अलग दिखा सकते हैं। मतलब एक बीच में 4, एक ही प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे है। इसका एग्जाम्पल है आपका सबसे फेमस एग्जाम्पल SF6। 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन के साथ बना दिए। तो कितने बॉन्ड हुए? 6। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड गिन लेंगे आप 6। तो एक S के लिए, 3 P के लिए और 5 D के लिए। तो एक S के लिए कटा, P के लिए 3 कटे, D के लिए 2 कटे, क्योंकि देखो 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। तो यानी इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? एक S का, एक F ऊपर एक F नीचे, एक F सामने एक F साइड में, एक F साइड में एक F सामने। तो ये हो गया SF6 ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर आपको ओवरऑल कंक्लूजन दूं, तो आप ये समझ लीजिए बस, अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर है, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, और sp3d है तो TBP है, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, यानी ऊपर भी और नीचे भी पिरामिड बन रहा है, और ये ऑक्टाहेड्रल sp3d2 के लिए। तो लीनियर के लिए बनाए तो लीनियर की स्ट्रक्चर ऐसी है, ट्राइगोनल प्लेनर के लिए स्ट्रक्चर आपकी एक ही प्लेन में ऐसी है, टेट्राहेड्रल के लिए आपके लिए 3 नीचे हैं ऐसी है। ये बनाने को ऐसे भी दिखाते हैं कभी कभी। और TBP के लिए आपके लिए स्ट्रक्चर ऐसी है, और ऑक्टाहेड्रल के लिए आपके लिए स्ट्रक्चर इस तरीके से है। सॉरी, ऑक्टाहेड्रल के लिए आपके लिए स्ट्रक्चर इस तरीके से है। तो इस तरीके से आपकी ये 6 स्ट्रक्चर है। आज मैंने जो बेसिक है वो कवर किया है। अब इनमें भी चेंज होता रहता है शेप में, क्या इनके अंदर से भी कुछ स्ट्रक्चर निकलती है, वो कैसे निकलती है इस बारे में बात करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में, उस बारे में भी बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि लोन पेयर जब आ जाएँ तो क्या चेंज हो सकता है। और ये सिर्फ मैंने बॉन्ड पेयर का बताया, अगर आप देखेंगे सब में बॉन्ड की एग्जाम्पल, सिर्फ में बॉन्ड है, नॉन पेयर का एग्जाम्पल नहीं है। और बाकी और स्ट्रक्चर है हम जो डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसके बावजूद कोई भी डाउट आपके, और बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं r9210@gmail.com। थैंक यू।